इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा भाई हमारे अनुज हमारे अग्रज श्री भागीरथ शर्मा जी से कि वो आकर संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालें। भाई भागीरथ शर्मा जी। मेरे परम आदरणीय नट वैद्यनाथ जी, भाई श्री मुकेश गौड़ जी, भाई राजेश जी मित्तल सागर चाय वाले, और डॉक्टर मयंक चुग, और जो मुझे नज़र आ रहे हैं भाई दूर का कम दिखता है, तो जितने भी हैं मैं सबको आपका आने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इनके साथ साथ मैं मेरे उन मामाशाहों का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिनके सहयोग से हम सतत इस आयोजन को लगातार आपके सम्मुख रख सके। बड़े गर्व की बात है मेरे लिए, 47वां साल की संस्था को लगातार होता रहा है, कभी भी आज तक विघ्न नहीं हुआ, सिवाय 22 मार्च को 2020 में जब कोरोना के दौरान पहला कर्फ्यू का दिन था। उसके अलावा हमारा कोई प्रोग्राम ना तो असफल हुआ और ना ही कभी स्थगित हुआ। तो मैं इसका एक रहस्य मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है। मैं सबसे पहले जो कार्ड देता हूँ ना, मैं किसी को नहीं देता। जिस प्रकार हम अपनी शादी में गणेश जी का एक कार्ड रखते हैं, भाई प्रभु गणेश जी हमारे इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न करें, उसी प्रकार मैं भगत सिंह जी, सुखदेव जी का और राजगुरु जी का नाम लिख करके 7,32,000 मेरे जिन वीर सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। इसलिए मेरा कभी प्रोग्राम कभी असफल नहीं हुआ, कभी मेरे प्रोग्राम में कोई विघ्न नहीं आया। ये सब उन्हीं की कृपा है। मैं तो एक साधारण सा परिवार का साधारण व्यक्ति हूँ। तो समाज है, सम्मान भी मुझे खूब देते हैं लोग, जो मेरे क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं, मेरे आदर्श के बारे में जानते हैं, तो उनको भी प्रणाम। अब जो कुछ मेरे प्रति गलत भावना रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, सद्भावना, उन सबको मेरा प्रणाम। इनके साथ साथ इन श्रोताओं को भी मैं आज पहली बार मेरी इस आयोजन में इतनी कम संख्या देख रहा हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मुझे विश्वास है 1 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी लोग बाग आ जाएंगे, लेकिन जो श्रोता होते हैं वो श्रोता ही होते हैं, चाहे वो गिनती में थोड़े हों, लेकिन प्रबुद्ध श्रोता बैठते हैं आखिरी तक। उन श्रोताओं को भी मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से मेरा एक आयोजन सफल होता है। अगर आप नहीं आते, आप आते या आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता दर्शक के रूप में, कभी मैं जीरो। आपको भी नमन। तो मेरे दोस्तों, नवंबर में 75वां साल मुझे लग जाएगा, लेकिन मैं अभी तक कोई अपने जैसा नहीं ढूंढ पाया। हालांकि कुछ नौजवानों को मैंने जोड़ा है, कुछ आकर्षित हैं। मेरे पैरों में जब तक जान है मैं करूँगा। तो इस संस्था ने, आपको विदित होगा, 1982-83 में मैंने सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी को बुलाया। वो बेचारी चाय की दुकान करती थी और उनकी दिशा देख करके मेरे को रोना आ गया। मैं गया उनके पास, मैंने कहा माता जी, मैं एक छोटा सा मजदूर हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको क्या दूंगा, लेकिन
यथाशक्ति मेरे से जो वो बन पाएगा, जो मेरे से हो पाएगा करूँगा। तो उस वक्त मैंने दो रुपये की पर्चियाँ कटवाई, 2 रुपये इकट्ठे करके। और उस पहले कवि सम्मेलन में मेरे छोटे भाई मोहन सारस्वत मनसी जी ने मंच का संचालन किया था। किसी भी कवि ने कोई एक पैसा नहीं लिया। फिर मैंने कुछ मित्रों को कहा कि भाई तुम अपनी तरफ से अपने कुछ घोषणा करो। उससे प्रभावित होकर और उनके बारे में सुन करके लोगों ने काफ़ी कुछ दिया, 10-11 जो भी कुछ भी आया हमने बगैर गिने उनकी जोड़ी में डाल दी। उसके बाद मैंने मनमनाथ गुप्त को बुलाया। हमारे अग्रवाल भाई ज़्यादातर लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं। एक दिन मैंने अशोक बोने वाले को कहा, मेरे भाई तुम मनमनाथ जी को कैसे भूल जाते हो? ये सशस्त्र क्रांतिकारी, अद्भुत साहित्यकार, उनके बारे में बताया, यहाँ बुलाया। उनके भाषण है मेरे पास, वो सीढ़ियाँ हैं, मैंने खोल नहीं पाया। हो सकता वो जम गई हूँ। कुछ मेरा साहित्य और कुछ मेरे उनके पत्र बाढ़ में भी नष्ट हो गए। उसके बाद मैंने बोला हंसराज वायरलेस जी को, जो क्रांतिकारी मेरे बम और वायरलेस बनाते थे, उनका सम्मान किया। मैं दुर्गा बहादुर के पास गया, 3-4 घंटे बैठ के उनसे मैंने नमन किया, उनके विचारों का आदान प्रदान किया। मैं राम प्रसाद भी भगत सिंह के परिवार से 3 बार मिल लिया, उनके पौत्र से प्रपौत्र भी मेरे पास। उसके बाद मैं राजगुरु के गांव गया, उनके प्रतिमा के दर्शन किए और मुझे नहीं मिले उनके परिवार के व्यक्ति। उसके उपरांत मैं सुखदेव की बहन कृष्णा थापर से भी मिला, उनको ले आने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाई। ये शौक रहा है कि भाई जो इस देश पे वास्तविक रूप से जो शहीद हुए हैं, मैं उनका सम्मान करूं। यही मेरी एक बड़ी पार्टी, मैं इसको सतत चलाता रहा हूँ। जब मैंने किया था तो कोई बहुत संख्या में कम आते थे। लोगों के बारे, क्रांतिकारियों के बारे में इतनी जानते नहीं थे लोग, लेकिन मेरे सतत प्रयास से और जो कुछ मैं कर पाया, मैं आज गर्व महसूस करता हूँ कि इस दिन को सारे देश में मनाया जाता है। और जब सब लोग उल्लास और हर्ष से मनाते हैं, तो मैं फिर मेरे नौजवान साथियों से आग्रह करूँगा कि वो भाई मेरे इस रास्ते को प्रशस्त करने के लिए आगे आए। मेरे कुछ थोड़े बहुत बच्चों को मैं मार्गदर्शन कर जाऊँगा, कुछ मैं बता जाऊँगा। तो मैं ऐसे सच्चे नौजवानों को, निस्वार्थ जो हूँ, वो व्यक्ति मेरे से संपर्क करें, जुड़े, मैं उनका हार्दिक स्वागत करूँगा। आज संस्था 47वां वो मना रही है अपना स्थापना दिवस। तो छोटा सा ये प्रकाश वो मैंने डाल दिया है। मैं 2 शेर पढ़ूंगा क्रांतिकारियों के लिए। इन चिरागों का एहतराम करो, नमन करो। इन चिरागों का एहतराम करो जो मिट गए हैं रोशनी के लिए, जो मिट गए हैं रोशनी के लिए, नहीं आज़ादी के लिए। मैं कई बार गाया, कांग्रेस के शासन में भी गाया है ये शेर। उनकी तुरबत पे, समाधि पे, उर्दू का शब्द है, उनकी तुरबत पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से रोशन है चिरागे वतन। और जगमगाते हैं चिराग उनके जो बेचते थे शहीदों का कफन। किनके समाधि जगमगाती है? नेहरू और गांधी की। उनको कोई याद करने वाला नहीं, कोई एलिफेंट पार्क में नहीं गया, कोई हुसैनी वाला नहीं गया, किसी ने किसी शहीद का नाम नहीं लिया, ये आप सबको मालूम है। लेकिन वो सब छल कपट की राजनीति, उन आप सब लोगों के सामने ये एक ऐसा यंत्र मिल गया है जिसके बारे में, सबके बारे में सब कुछ पता हो जाता है। चेतना आई है। मैं मूलतः मराठा हूँ। ये शब्द मैंने आज पहली बार कार्ड में लिखा है, इससे पहले मैंने नहीं लिखा था। हम 1761 में हमारे मराठा सैनिक पानीपत की लड़ाई में
अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई के लिए आए थे, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। आपको पता हो, पढ़ा भी होगा, हमारे 80,000 मराठाओं ने पानीपत के जंग में अपने प्राणों की आहुति दी है, और वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए, ताकि ये अब्दाली आगे ना बढ़े या इसको परास्त कर दिया जाए। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहीं कि उनका साथ नहीं दिया गया अपने शुद्ध स्वार्थ के लिए। अब वो इतिहास की बातें हैं, पुरानी बातें गर्त में, लेकिन उसके हमारे 80,000 मराठा मरे तो उसके 1.5 लाख उनके भी मारे। वो बात होकर उसको वापिस जाना पड़ा और वो हिंदुत्व को बचाने में सक्षम रहे। इतना हर मराठा के लिए इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। मराठा आज भी काला अम्ब के पानीपत के काला अम्ब के स्मारक पे जाते हैं, नमन करते हैं। मैं भी कई बार गया हूँ। तो भाई मेरे तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व DNA में है, तो मैं कैसे नहीं मनाऊंगा, समझे? तो मैं फिर एक बार और कहूँगा, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर तुम सो गए, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो जागृत हो। जो अंधकार का पक्ष था, कृष्ण पक्ष था, वो समाप्त हुआ है। हिंदुत्व का प्रभुत्व चरम पे है, और भगवान मैं चाहता हूँ कि इसको सतत आप समर्थन देके इसको इसी प्रकार भगवान को लहराते रहें। भगवान का अर्थ मैं किसी पार्टी का, मैं यह आज बता देता हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक पैसे का मेंबर नहीं बना आज तक, और न किसी की राजनेता के पास, MLA के पास, MP के पास कभी दस्तखत करवाने भी नहीं गया हूँ। ये भी मेरा एक रिकॉर्ड है। तो मैं आप सबको नमन करते हुए, जो मेरे रोजगार से मैं आप लोगों के सामने पहुँचाए हैं, तो भाई आपका सहयोग मिलता रहेगा। नौजवान साथी मेरे से जुड़ेंगे तो संस्था और भी आगे बढ़ेगी। सबको नमस्कार, सबका धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बहुत ही प्यारे और छोटे भाई मुकेश गौड़ जी, परमादरणीय महंत जी, जिनका हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और इस पूरे कार्यक्रम की शोभा जो हमारे भिवानी के श्रोतागण बढ़ा रहे हैं, उन सबको नमन और प्रणाम करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो शहीदों के प्रति सम्मान ये संस्था पिछले 47 साल से अलग जगाए हुए है, उसका क्रेडिट केवल और केवल भागीरथ शर्मा जी को जाता है। और 2 पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे महापुरुषों का प्रकाट्य युगों युगों में होता है, और उनके चले जाने पर मनुष्य तो क्या आसमान भी रोता है। और जिस दिन भागीरथ शर्मा जी नहीं रहेंगे, उस दिन आप सब भी रोगे और हम भी रोएंगे। ये अकेले व्यक्ति हैं जो इस अलग को 47 साल से जगाए हुए हैं। बाकी पुरुषोत्तम पुष्प जी इनके साथ हैं। नाम संस्था का होता है, पर केवल और केवल ये दोनों महान विभूतियाँ ये कार्यक्रम कर रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत इनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। शहीद स्मृति सभा भिवानी का यह 47वां काव्य अनुष्ठान बहुत ऐतिहासिक है, और इस ऐतिहासिक काव्य अनुष्ठान में पधारे हुए आप सभी श्रोतागण, वास्तव में श्रोतागण नहीं है, एक एक व्यक्ति प्रमाण पत्र है इस बात का कि छोटी काशी में शहीदों को याद करने की एक बहुत मजबूत परंपरा है। इस परंपरा को प्रणाम करते हुए और शहीद स्मृति सभा को नमन करते हुए, इसके संस्थापक आदरणीय भगीरथ शर्मा जी को नमन करते हुए, मैं इस 47वें काव्य समारोह के संचालन का दायित्व निर्वाह करने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ
राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी ने इस देश की माटी के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। आइए उन शहीदों की स्मृति में हम सब एक बार उनका ध्यान करते हुए जुड़ते हैं, शब्द की परंपरा से जुड़ते हैं, उस शब्द की तपस्या से जिस कारण से व्यक्ति महान बनता है, कोई भी देश महानता को प्राप्त करता है। बहुत गौरवपूर्ण क्षण है जो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। भगवान की कोई भी महत्ता नहीं है, भगवान शून्य है यदि भक्त न हो, वक्ता शून्य है यदि श्रोता नहीं हो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब लिखा तो उन्होंने रामचरितमानस में ये लिखा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता का नाम उन्होंने पहले लिया, श्रोता नहीं हो तो वक्ता का कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए आप सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत वंदन करता हूँ। और जैसे राम कथा में जो श्रोता थे बहुत महान महान श्रोता थे, वक्ता से अधिक बड़े महान श्रोता थे, ऐसे ही आज की इस काव्य परंपरा में, आज के इस कवि सम्मेलन में जो श्रोता हैं वो बहुत महान हैं। आप जैसे पूज्यपाद महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं, मैं सभी का नमन करते हुए, जैसी कि परंपरा है काव्य अनुष्ठान की कि जब हम शुरुआत करते हैं तो माँ वाणी हम सबकी देवी है, वाग देवी हैं माँ वाणी। उन माँ वाणी का स्तवन करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से पधारी हुई मेरी कवित्री बहन मीरा तिवारी जी को कि वो आएँ और माँ वाणी की स्तुति से इस काव्य अनुष्ठान का शुभारंभ करें। और आप सभी से मेरी प्रार्थना, समय बहुत हो गया है, परंतु आप सभी जब भी कोई आए तो करतल ध्वनि से उसका स्वागत करें। बहन मीरा तिवारी। माँ शारदे की वंदना का आदेश हुआ है। मैं चाहती हूँ कि एक बार इस धरा के नाम से, इस पावन धरती के नाम से जोरदार तालियां बजाई जाए और सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए मंच पर आसीन सभी हमारे श्रेष्ठ कविगण बैठे हुए, आदरणीय दादा बैठे हुए, मैं प्रणाम करते हुए आप सभी को नमन करते हुए माँ शारदे की वंदना अर्पित करती हूँ। आप सबका साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। वीणा मधुर बजा दो माँ, वीणा मधुर बजा दो, वीणा मधुर बजा दो माँ, वीणा मधुर बजा दो। मैं मत्यंध
करती है, सुनिएगा। स्वाभिमान से उन्नत स्वर हो, स्वाभिमान से उन्नत स्वर हो, मधुर कंठ मित भास अधर हो, स्वाभिमान से उन्नत स्वर हो, मधुर कंठ मित भास अधर हो, ताल छंद नौ बंद मंत्र नौ, ताल छंद नौ बंद मंत्र नौ, आमीय कलश छलका दो, वीणा मधुर बजा दो माँ, वीणा मधुर बजा दो, वीणा मधुर बजा दो माँ, वीणा मधुर बजा दो, वीणा मधुर बजा दो। हमारी बड़ी बहन हमारे बीच में विराजमान है, जो हमारे ही जनपद, क्योंकि अभी हम ये नहीं मान रहे तैयार है कि गांधी अलग हो गया है, हमारा है, व्यवस्था के अनुसार उसे अलग किया गया है, तो दादरी से करके आई है बहन पूनम जोशी जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और अपनी कविताओं से सराबोर कर दें हम सभी को। बहन पूनम जोशी जी, आप उनका तालियों से स्वागत करें। पूनम। मंच पर आसीन गुरुदेव सभी गुणवत्ता में, विद्वता में मुझसे बड़े हैं, और आज मैं प्रणाम करती हूँ स्वामी जी को भी, और मंच पर आसीन सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और आज इस छोटी काशी में मुझे मौका मिला आप सबके समक्ष अपने कुछ भाव प्रकट करने का, तो शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि तो पहले कविता उन्हीं को समर्पित करती। गोलियां सीने पर झेली, गोलियां सीने पर झेली, ना की परवाह जीवन की, ये सीना हो गया छलनी, अंग सब खो गए माटी में, वतन की पावन माटी से मोहब्बत की शहीदों ने, वतन की पावन माटी से मोहब्बत की शहीदों ने, मोहब्बत की तो ऐसी की कफन संग सो गए माटी में। जिन पे न्योछावर हुई माँ भारती, उन शहीदों की उतारूं आरती। जिन पे न्योछावर हुई माँ भारती, उन शहीदों की करूं मैं आरती। मौत भी जिन पर है जान आरती, उन शहीदों की उतारूं आरती। सुख कभी चाहा नहीं, फांसी का फंदा चुन लिया, सुख कभी चाहा नहीं, फांसी का फंदा चुन लिया। सुख कभी चाहा नहीं, फांसी का फंदा चुन लिया। हथकड़ी बेड़ी पहन मरने का सपना बुन लिया। देश पे मर जाए मन में चाह थी, उन शहीदों की उतारूं आरती। देश पे मर जाए मन में चाह थी, उन शहीदों की उतारूं आरती। काले पानी की सजा से मौत भी आसान थी, काले पानी की सजा से मौत भी आसान थी।
अन्न का दाना नहीं पानी में अटकी जान थी, अन्न का जाना नहीं पानी में अटकी जान थी, उम्र पूरी कैद में ही काट दी, उन शहीदों की उतारूं आरती, उम्र पूरी कैद में ही काट दी, उन शहीदों की करूं मैं आरती। वो थे सच्चे वीर सैनिक, उनको था प्यारा वतन, जहाँ हथेली पर थी उनकी सर पे बांधे थे कफन, माँ को हंस के जिंदगी उपहार दी, उन शहीदों की उतारूं आरती, माँ को हंस के जिंदगी उपहार दी, उन शहीदों की करूं मैं आरती। जिन पे न्योछावर हुई माँ भारती, उन शहीदों की उतारूं आरती। भगत सिंह आजाद सावरकर बिस्मिल जैसे वीर हुए, तन मन न्योछावर कर माँ पर जाने कहाँ खो गए, ऐसे जाबाजों ने सब हद पार की, उन शहीदों की उतारूं आरती, ऐसे जाबाजों ने सब हद पार की, उन शहीदों की उतारूं आरती। जिन पे न्योछावर हुई माँ भारती, उन शहीदों की उतारूं आरती, उन शहीदों की उतारूं आरती, उन शहीदों की उतारूं आरती। अब एक कविता भाईचारे पर। हर एक दिल में सदा भाईचारा रहे, धड़कने हम बने, दिल तुम्हारा रहे, धड़कने हम बने, दिल तुम्हारा रहे, नफरतों की न कोई निशानी रहे, नफरतों की न कोई निशानी रहे, प्यार ही प्यार का हर नजारा रहे, प्यार ही प्यार का हर नजारा रहे। हाथ आगे बढ़े और गले हम मिले, हाथ आगे बढ़े और गले हम मिले, मिलने जुलने का हर पल इशारा रहे, मिलने जुलने का हर पल इशारा रहे, जान भी वार दे दोस्ती के लिए, आप पर इस कदर हक हमारा रहे, आप पर इस कदर हक हमारा रहे, हक मुहब्बत की जागीर पर इस तरह कुछ हमारा रहे, कुछ तुम्हारा रहे, कुछ हमारा रहे, कुछ तुम्हारा रहे। चैन मन की मिसाल बन के देखो पूनम, नाम दुनिया
क्षण हमारा रहे, हर एक दिल में सदा भाईचारा रहे, धड़कने हम बने दिल तुम्हारा रहे, धड़कने हम बने दिल तुम्हारा रहे, दिल तुम्हारा रहे, दिल तुम्हारा रहे। धड़कने हम बने दिल तुम्हारा रहे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा, आमी मोरिवे चाई ना यही सुंदर भुवने। थोड़ी सी बंगला मुझे आती है। गुरुदेव टैगोर ने कहा कि मैं इस सुंदर भुवन में रहना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये धरती है जहाँ पर हम किसी के लिए जान दे सकते हैं। स्वर्ग में संभव नहीं है। स्वर्ग की जो कल्पना की गई है हमारी मैथोलॉजी में, वो कल्पना स्वर्ग की ये है कि वहाँ जो जैसा है वैसा ही है। जो अमर लोक है वो, वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी का क्षरण नहीं होता, कोई क्षय नहीं होता, जो जैसा है वैसा है। तो जब कोई भूखा होगा ही नहीं तो उसे खिलाने वाला कौन होगा? जब सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो सहायता करने वाला कौन होगा? वहाँ कुछ नहीं है इस प्रकार का इस धरती पर है कि हम किसी के लिए जान दे सकते हैं, हम किसी के लिए मर सकते हैं। और ये धरती, ये भारत माता जब पराधीन होती है तो उसके लाल उस भारत माता को देखते हैं कि बेड़ियों में जकड़ी हुई है और उसके लिए अपने प्राणों का समर्पण करते हैं। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं शिशुपाल सिंह शिशु। शिशुपाल सिंह निर्धन भी हुए हैं जो कई बार मंच पर आए हैं, लेकिन एक शिशुपाल सिंह शिशु हुए हैं जो घनाक्षरी लिखने के लिए बहुत मशहूर थे। सोमदादा ने मेरा समर्थन किया, उनके साथ रहे। उन्होंने, उनका एक छंद है कि जो कवि है वो माँ से पूछता है, माँ शहीद की माँ रो रही है, और कवि उससे प्रश्न करता है। देखिए एक संवाद है कवि के बीच में और माँ के बीच में। कवि कहता है कि मैंने कहा तू तो माँ केहरनी सिंगनी शेरनी, मैंने कहा तू तो माँ केहरनी बनी थी, फिर बात क्या है हिरनी से आंसू ढुलकाने की, और सो गया है लाल इकलौता रणथल में, तो रोना कोई औषधि है उसके जगाने की। बोली बोली पुत्र जूझने का मुझे नहीं शौक शिशु, बोली पुत्र जूझने का मुझे नहीं शौक शिशु, और वेदना नहीं है वंश वेल बिनसाने की, और रोती हूं इसीलिए कि मेरे और लाल नहीं आज्ञा में जिसे दूं सम्रांगण में जाने की। रोती हूं इसीलिए कि मेरे और लाल नहीं आज्ञा में जिसे दूं सम्रांगण में जाने की। इस तरह की माताओं ने हमारे देश को संवारा है, इस देश को सजाया है, उनका बंधन होना चाहिए। और इसीलिए स्वर्ग से भी महत्वपूर्ण ये धरती है, और भारत की धरती तो और भी, क्योंकि ये ऋषियों की धरती है, ये देवताओं की धरती है। तो इसी ऋषिधरा देवधरा के एक शब्दों के पुजारी, भारत माता के सच्चे सपूत, ओज के एक युवा हस्ताक्षर जो आगरा से हमारे बीच में पधारे हैं, आगरा से हमारे बीच में आए हैं भाई पदम गौतम जी। और उनका इसलिए भी मैं शुक्रगुजार हूं कि वो सोम दादा को भी साथ लेकर के आए हैं। उनका आप तालियों से सम्मान करें और इस ओज की धरती को और भी ऊर्जा प्रदान करें, इस ओज के कवि को अपना आशीर्वाद दें भाई पदम गौतम जी। मंच बहुत ही पावन प्रतिष्ठित है। इस मंच पर आदरणीय मनीषी जी हों, आदरणीय सोम ठाकुर प्रतिष्ठित हों, तो मंच अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच हो जाता है, कवि सम्मेलन हो जाता है वहाँ पर। और वीर शहीदों के चित्र जहाँ लगे हों तो मंच अपने आप में संपूर्ण हो जाता है। ये बड़ी ही पावन धरा है और मुझे पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला है। आदरणीय रमाकांत जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने आपसे जुड़ने का मुझे अवसर दिया। मैं 4 पंक्तियों से अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे
वीर जवानों ने अपना शौर्य बहाकर इस देश की बागडोर हमारे हाथों में सौंपी। तब 4 पंक्तियाँ संस्कार की हमारे बीच में हमारी युवा पीढ़ी उपस्थित है, और हमारे जितने भी गुरुजन हैं, मैं देख रहा हूँ कि इस प्रांगण में हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ जन काफ़ी उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से उनके चरणों में ये मुक्तक समर्पित और आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ, और युवा साथियों को समर्पित करता हूँ कि भटके जोश में राहें दिशाएं कौन देगा, भटके जोश में राहें दिशाएं कौन देगा, छाई राख शोलों पर हवाएं कौन देगा, जुनूने दौड़ में बड़ों का साया छोड़ बैठे, छूलो आसमानों को दुआएं कौन देगा। जुनूने दौड़ में बड़ों का साया छोड़ बैठे, छूलो आसमानों को दुआएं कौन देगा। और आदरणीय महंत जी हमारे बीच में उपस्थित हों, आदरणीय सोताला हमारे बीच में उपस्थित हों, आदरणीय मनीषी जी उपस्थित हों, तब लक्ष्य के लिए काम करने वाले उन लोगों को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। अपने पहलू में समेट के ले जाइएगा कि सपनों को सच की निशानी बनाना, सपनों को सच की निशानी बनाना, कुछ कर जो गुजरे जवानी बनाना, बच्चे भी सुन पाए किससे तुम्हारे, कोई तो ऐसी कहानी बनाना, बच्चे भी सुन पाए किससे तुम्हारे, कोई तो ऐसी कहानी बनाना। आप बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ अग्रिम पंक्ति से लेकर और पीछे की पंक्ति तक, और उस कोने से लेकर और इस कोने तक, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं मैं सुनने के लिए। अभी तो आपको बहुत क्रम में आगे जाना है, मैं तो एक छोटी सी कलम हूँ। 4 पंक्तियाँ आपको मैं और निवेदित करता हूँ। आपसे धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि अक्सर प्रेम की बातें की जाती हैं। अभी एक पिछला महीना गया, तथाकथित रूप से एक सप्ताह को प्रेम सप्ताह और एक दिन को प्रेम पर्व घोषित कर दिया है, जहाँ बहुत सारे प्रेमी प्रतियोगिता में भाग लेकर उसमें भाग लेते हैं और उनके परीक्षा परिणाम अगले दिन अखबारों में भी आते हैं। तब प्रेम को ना समझने वालों के लिए 4 पंक्तियां प्रेम के लिए मैं रखता हूं कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, कि प्रेम रिश्तों की आजमाइश नहीं करता, प्रेम रिश्तों की आजमाइश नहीं करता, प्रेम बदले में कोई ख्वाहिश नहीं करता, प्रेम के लिए तो हर पल एक उत्सव है, प्रेम सच्चा हो तो नुमाइश नहीं करता, प्रेम सच्चा हो तो नुमाइश नहीं करता। मैं आपसे जुड़ता जा रहा हूं, मैं अपने काव्य पाठ की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। 4 पंक्तियां हमारे युवा साथी विशेष रूप से जो कि अलग अलग शहरों से आकर अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं, तब 4 पंक्तियां उनको विशेष रूप से समर्पित करता हूं कि दमकते रेशमी बालों को याद रखना, दमकते रेशमी बालों को याद रखना, सुर्ख गुलाबी गालों को याद रखना, महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना, महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। और 4 पंक्तियां अपनी मातृशक्ति हमारे बीच में उपस्थित है, और आप अपने पहलू पर समेट के ले जाइएगा। कितनी भी हम आरामदायक जिंदगी बना लें, कितने भी लग्जरी गद्दों में सो जाएं, लेकिन ये सच्चाई जो मैं आपको बता रहा हूं आपको बिल्कुल तर्कसंगत लगेगी, और आपको लगे तो मुझे तालियों से प्रेषित कीजिएगा कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता। मंच का भी ध्यान चाहूंगा कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना, माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता, कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना, माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। हमारे बीच में महिला शक्ति हमारी माएँ विराजमान है, पूरी सृष्टि में जो भी नारी शक्ति मैं उनको नमन करता हूँ। मंच पर मातृशक्ति मैं एक अपनी रचना के 2 छंद इनको निवेदित करता हूँ कि यदि प्रेम करे तो मूरत में ये मीरा सी खो जाती है, तो अंगारों पे कूद कहीं ये पद्मिनियाँ हो जाती हैं। यदि प्रेम करे तो मूरत में ये मीरा सी खो जाती है, तो अंगारों पे कूद कहीं ये पद्मिनियाँ हो जाती हैं। ये बनकर माता जी जासी उन्नत ललाट कर देती है, तो हाड़ा सा कर्तव्य निभा खुद शीश काट के देती है। रण में बनती है काल सकल, रण में बनती है काल सकल, साक्षात भवानी होती है, मातृभूमि की रक्षा को झांसी की रानी होती है, मातृभूमि की रक्षा को झांसी की रानी होती है। जो इनका अपमान अगर हो ये जिद पर ठन जाती है। एक ऐसा प्रयोग मैंने किया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने ऋषियों के बारे में सुना है, मैंने ऋषिकाओं के नाम लिए हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि जो इनका अपमान अगर हो ये जिद पर ठन जाती है,
गार्गी अपाला घोषा तपती ऋषिकाएं बन जाती हैं। जो इनका अपमान अगर हो ये जिद पर ठन जाती हैं। गार्गी अपाला घोषा तपती ऋषिकाएं बन जाती हैं। अनुसुईयासी परम सती का ताप नहीं सह पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भीषण में बालक बन जाते हैं। होते ही इनके क्रुद्ध सभी, होते ही इनके क्रुद्ध सभी भय से रक्तिम हो जाते हैं। चंडी के चरण रोकने को खुद महादेव सो जाते हैं। अगर आपके हृदय तक पंक्तियां पहुंचे तो जोरदार तालियां बजा के मुझे बताएं कि मैं आपसे जुड़ पाया। जिन शहीदों को समर्पित ये मंच यहाँ पर सजाया गया है, 4 पंक्तियां उनको निवेदित करता हूं कि घोर काली रात से डरते नहीं। चाहे वो हमारे भगत सिंह हो जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, या सीमा पर खड़ा वो प्रहरी हो जो अपने सीने पर गोलियां खाता है, कि घोर काली रात से डरते नहीं हैं, हो अमर मौत से मरते नहीं हैं, जीत की हर दास्तां सीने से लिखते, मुश्किलों में पीठ ये करते नहीं हैं, मुश्किलों में पीठ ये करते नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप तालियां बजाएं और उन शहीदों तक उन तालियों की गूंज पहुंचे जिनकी स्मृति में कार्यक्रम कर रहा है। जोरदार तालियां एक बार हमारे अमर शहीदों के लिए हम बजाएं, जिसे यज्ञ जो एक अनुष्ठान यहाँ पर आदरणीय भागीरथ जी ने किया है वो पूर्ण हो सके। आज हम देख रहे हैं कि अजीब सा वातावरण हमारे देश के अंदर बना हुआ है। लोग देश विरोधी बातें करें तो चलता है, लेकिन देश सेना के विरोधी जब बातें करते हैं तब 4 पंक्तियां प्रश्न के रूप में उनके समक्ष में रखता हूं कि रण में सिंदूरों का दान कौन करेगा। जब देश की सेना का कोई प्रश्न उठाता है तो आपकी तरफ से 4 पंक्तियां मैं उनके सामने रखता हूं और आप बताइए यदि पंक्तियां मैंने सही रखी हैं तो, कि रण में सिंदूरों का दान कौन करेगा, अपने सपनों का अनुदान कौन करेगा, सेना की कुर्बानी पे अगर प्रश्न उठाए देश के लालों को बलिदान कौन करेगा। सेना की कुर्बानी पे अगर प्रश्न उठाए देश के लालों को बलिदान कौन करेगा। और जैसे कि अभी एक पिक्चर रिलीज हुई है ताशकंद फाइल, उसको लेके बड़ा बवाल हुआ। कश्मीर फाइल, ये ताशकंद फाइल के ही जो विवेक अग्निहोत्री ने जो बनाई थी, उन्हीं ने बिल्कुल कश्मीर फाइल जो मूवी बनाई है, पिक्चर बनाई है, वो बड़ी ही उस पर विवाद हो रहा है कि ये पिक्चर दिखाई जा रही है। हमारे ऐसे सेक्युलर लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जो कि खुद जानते हैं कि इसका दर्द क्या होता है। तब 4 पंक्तियां मैं आपके उनके लिए मैं आपके मन के समर्पित करता हूं कि घर के दुश्मनों को छांटना होगा, घर के दुश्मनों को छांटना होगा, देश में गद्दारों को अलग बांटना होगा। बहुत दूध पिला चुके हैं सांपों को आस्तीन में, सर अब के उठाया तो इन्हें काटना होगा। बहुत दूध पिला चुके हैं सांपों को आस्तीन में, सर अब के उठाया तो इन्हें काटना होगा। और 4 पंक्तियां प्रश्नात्मक कि फिर इतिहास में काली कहानी जोड़ दोगे क्या, फिर इतिहास में काली कहानी जोड़ दोगे क्या, बने जयचंद हो अपनों से नाता तोड़ दोगे क्या, कि जिस मिट्टी पे पलते हो उसी को तहमतें देते, जो कुर्सी ना मिली तो अपनी माँ को छोड़ दोगे क्या, जो कुर्सी ना मिली तो अपनी माँ को छोड़ दोगे क्या। जब मैं अपनी कविता आपके बीच में रखता हूँ, हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण को कह जाते हैं कि केवल मनोरंजन में कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैं उपदेश तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ अपने मन की। एक कवि के हृदय में जब वेदना होती है, जब पीड़ा होती है, तब वो अपनी रचना लिखता है। वो पीड़ा मैं अपनी कविता के माध्यम से आपके बीच में, समाज में जो भी विषमताएं, समाज का दर्पण कवि को कहा जाता है, तब पंक्तियां मैं आपके बीच में निवेदित करता हूँ। और जहाँ जहाँ आपके हृदय तक पहुँचूँ आप मुझे तालियां बजा के प्रेषित अवश्य करें। कि मैंने सोचा प्रेम गीत के छंदों को साकार करूँ, मैंने सोचा प्रेम गीत के छंदों को साकार करूं, हंसी ठिठोली और लतीफों में सबसे व्यवहार करूं, ढोल नगाड़े और मजीरों के संगीत सुनाऊं मैं, देश नए प्रतिमान गढ़ रहा गीत खुशी के गाँव में, लिखते लिखते हाथ मेरा रुक जाता है, जाने कैसा बोझ कलम पर आता है, चारों तरफ आग दिखाई देती है, संस्कारों की रात दिखाई देती है, सोच सोच कर धड़कन बढ़ने लगती है, कुछ कर जाऊं भुजा फड़कने लगती है, जिसको देखूं खुद में खोया लगता है, सारा भारत नींद में सोया लगता है, कि सत्ता के आराधन वाला गीत नहीं कहलाऊंगा, सबके मन बहलाने वाला मीत नहीं कहलाऊंगा। अरे मैं ऐसे में कलम चलाकर कवि का धर्म निभाऊंगा, जब तक देश नहीं जागेगा गीत वतन के गाँव,
जब तक देश नहीं जागेगा गीत वतन के गाऊंगा। और ऐसी आपके सामने कुरीतियां समाज की रखता हूं, आपके हृदय तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि बॉडी में कालिक सी थूकी जाती है। ऐसे ऐसे धारावाहिक बनाए जाते हैं जहां हमारे रिश्तों को शर्मसार किया जाता है कि बॉडी में कालिक सी थूकी जाती है, शब्दों में बेशर्मी गुथी जाती है, दो कौड़ी का हास्य बनाया जाता है, रिश्तों का उपहास उड़ाया जाता है। अरे अपशब्दों की भाषा बोली जाती है, फैशन के मानक पर तोली जाती है। ऐसे खुल के जीने को, ऐसे खुल के जीने को मैं बेगैरत बतलाऊंगा जब तक देश नहीं जागेगा गीत वतन के कि मर्यादा के बंधन तोड़े जाते हैं, मर्यादा के बंधन तोड़े जाते हैं, द्रौपदियों के चीरहरण हो जाते हैं, आंगन की तुलसी को नोचा जाता है, पद्मिनियों का आंचल खींचा जाता है। अरे स्वार्थ लोग के हाथों नारी मरती है, माँ बेटी पैदा करने से डरती है। स्वार्थ लोग के हाथों नारी मरती है, माँ बेटी पैदा करने से डरती है। अरे नारी पूजो देश बढ़ेगा, ये सबको समझाऊंगा जब तक देश नहीं जागेगा गीत वतन के गाऊंगा। और पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, एक ऐसी विडंबना है समाज की, हमारी शिक्षा पद्धति वैसे ही अपने घुटनों में चल रही है। लेकिन यदि ऐसे में, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन यदि ऐसे में आरक्षण दे दिया जाए, मेरा मानना है कि आर्थिक दृष्टि से आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आप बौद्धिक स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए। तब पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं, आप सभी का समर्थन मिले कि विद्यालय से मिशन चलाए जाते हैं। ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर प्रवेश के लिए चप्पलें भेज जाती हैं, लेकिन किसी धर्म विशेष का होने के कारण उस विद्यालय में बड़े आराम से प्रवेश मिल जाता है। तब पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि विद्यालय से मिशन चलाए जाते हैं, धर्मों से प्रवेश दिलाए जाते हैं, शिक्षा के मंदिर मंडी से दिखते हैं, ऊंची से ऊंची कीमत पर बिकते हैं। अरे आरक्षण ये द्रोण गुरु बन जाता है, एकलव्य का रोज अंगूठा जाता है। आरक्षण ये द्रोण गुरु बन जाता है, एकलव्य का रोज अंगूठा जाता है। शिक्षा बदलो देश बढ़ेगा, ये सबको समझाऊंगा जब तक देश नहीं जागेगा गीत वतन के गाऊंगा। और अगली पंक्तियां इस मंच को समर्पित करता हूं भागीरथ जी के उस पावन प्रयास को कि आजादी में बलिदानों की संख्या बहुत असीमित है। आजादी में बलिदानों की संख्या बहुत असीमित है, पर कुर्बानी की गाथाएं बस कुछ नामों तक सीमित है। कि आजादी में बलिदानों की संख्या बहुत असीमित है, पर कुर्बानी की गाथाएं बस कुछ नामों तक सीमित है। कि ताज पहन सिंहासन बैठे मन ही मन में फूल गए, जिनके बदले गद्दी पाई उनको बिल्कुल भूल गए। जिनके बदले गद्दी पाई उनको बिल्कुल भूल गए। कि जिस पे शीश झुकाना था, जिस पर शीश झुकाना था, ऐसे पावन दर कहां गए। अरे आजादी में हवन हुए उन वीरों के घर कहां गए। कि आजादी कैसे पाई, आजादी की सच्ची कीमत तुम्हें बताऊंगा जब तक देश नहीं जागेगा गीत वतन के गाऊंगा। और अंतिम बंद आपके बीच में निवेदित करता हूं और देश के अमर शहीदों पर मन करता हूं कि बच्चे सपने देख देख सो जाते हैं, कि बच्चे सपने देख देख सो जाते हैं, सिंदूरों के ख्वाब कहीं खो जाते हैं, देख राह मां की आंखें पथराती हैं, बिन भाई बहनों की डोली जाती है, कि रंग गुलाबी केसरिया हो जाते हैं, संगीनों पर सर रख के सो जाते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं, वीर शहीदों की गाथाएं तुमको याद दिलाऊंगा जब तक देश नहीं जागेगा गीत वतन के गाऊंगा। जब तक देश नहीं जागेगा गीत वतन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मुझे लगता है कि हमारी आवाज़ बहुत दूर तक जाने लगी है, लोग आने लगे हैं। डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी हमारे बीच में अभी आए, आवाज़ हमें लगता है कि हमारी वहाँ तक पहुँची। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ इस मंच से, बहुत सम्मानित मंच है ये, और वो सम्मानित मंच इसलिए भी है कि श्रद्धेय सोम ठाकुर जी जो असली अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय कवि है। आज जो ज़माना फेसबुक का है, और इधर मैंने कहा, निवेदन किया कि कोरोना काल में फेसबुक का कुछ ज़्यादा चलन हो गया था, बैठे बैठे करते रहते थे, और एक शब्द है अंतर्राष्ट्रीय। इस शब्द को जितना रगड़ा गया, इस शब्द का जितना मजाक उड़ाया गया, इस शब्द को जितना अर्थहीन किया गया, इतना कभी नहीं किया गया था। हर व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय है। एक लाइन लिख करके हम जब डाल देते हैं फेसबुक पर
और कोई मेरा मित्र जो अमेरिका में सर्विस कर रहा है वो लिखता है बहुत अच्छा, तो मैं कहता हूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय हूं। वास्तव में जिस समय मीडिया में केवल प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर केवल और केवल DD1 था, जो बहुत सीमित समय के लिए आता था, बहुत सीमित समय के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए, और उसमें भी शासन सत्ता के अनुसार कार्यक्रम चलते थे। उस समय जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शब्द को सार्थक किया, जो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय रहे, वो हमारे दादा सोम ठाकुर जी आज मंच पर मौजूद हैं। यह मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। उन्हें बुलाने से पहले मैं 1-2 प्रमाण और भी दूंगा। वो प्रमाण ये है, अभी उनको बुला नहीं रहा हूं इसलिए कि आप बैठे रहें, इसलिए कि हमें लगे कि हम ये समय अपना यूं ही नहीं खो रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं विद्यार्थी रहा प्रयाग विश्वविद्यालय में, और महिषी महादेवी जी के यहाँ मैं बहुत उनके चरणों में बैठा। एक 1985 सन 1985 की बात है। ये जो मंचों पर एक अलग प्रकार की संस्कृति शुरू बिल्कुल अब हो चुकी है, क्लाइमैक्स पर है। इसकी शुरुआत उस समय हो रही थी। चुटकुले, कुवड़ता, द्व्यर्थी संवाद, हास्यरस तो तब भी था, काका हाथरसी तो सुमेर हुआ करते थे मंचों के। उस समय बहुत चिंता व्यक्त करते हुए महादेवी जी ने कहा था, मैं उन्हीं का वाक्य बोल रहा हूं, कि कवियों का आचरण और कविता की सत्ता धूमिल हो रही है। जो सांस्कृतिक अधिष्ठान मौजूद होना चाहिए वो है नहीं। मुझे वो निराशा होती है। लेकिन जब मैं सोम ठाकुर जी को सुनती हूं कभी, तो मुझे आशा जगती है कि कविता की संस्कृति को वो जीवित रखे हुए हैं मंचों पर भी। मैं उस बात का प्रमाण हूं। इसलिए यह कवि सम्मेलन बहुत बड़ा है। और जिनका आज अभिनंदन होना है, प्रोफेसर सारस मोहन मनीषी जी, उनके बारे में भी अभी थोड़ा थोड़ा खुलूंगा, बात लंबी हो जाएगी। वो कविता को जीने वाले व्यक्ति हैं, जीने वाले रचनाकार हैं, कवि हैं, ऋषिकल्प कवि हैं। इसलिए ये मंच बहुत महनीय मंच है। आप सब लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं कि इस समय को आप हमें दे रहे हैं और हम आपसे कुछ सार्थक बात कर पा रहे हैं। क्योंकि समय ऐसा आ गया मित्रों, सही बात न तो कोई सुनता है और न सही बात कोई करता है, न बोलता है। ये सच्ची बात है। आचार्य विनोबा ने कहा, आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के पट्ट शिष्य थे। उन्होंने एक जगह लिखा भी है और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा भी है कि जब अच्छी बात को सुनने के लिए हमारे मन में इच्छा पैदा हो, तो जान लेना कि हमारे देश का सौभाग्य उदय हो रहा है। और जब अच्छी बातों से नफरत पैदा हो जाए, तो जान लेना कि समाज अब बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ अच्छी बात होती है, जहाँ संस्कारों की बात होती है, वहाँ हम बैठें। हम अपना समय ऐसे जाया नहीं कर रहे हैं। आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए मैं फिर लौट रहा हूँ ओज से हास्य की ओर। मेरे मित्र जो झज्जर से चल करके हमारे बीच में आए हैं, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मुंबई में होता है, वाह वाह क्या बात है। बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है। और ये मेरा एक ऐसा भाई है, मेरा एक ऐसा मित्र है, हमारे हरियाणा का एक ऐसा सपूत है, एक ऐसा शब्द का पुजारी है, जिस व्यक्ति ने, जिस कवि ने मुंबई में भी अपना स्थान बनाया है। बहुत दुबला पतला हमारा एक रचनाकार है और उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा है। और एक और बताऊं बात जो बहुत अच्छा मुझे लगा, मैं उसके लिए भाई नमन करता हूं उस कवि को। वो संस्कृति क्या, उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं भी हास्य का हूं और सुनहरी लाल तुरंत भी हास्य के हैं, पर वो सीनियर हैं भाई साहब, मुझे पहले बुलाना, उनको बाद में बुलाना, मैं उनका सम्मान करता हूं। ये मंच पर ही संस्कृति शुरू हो जाएगी तो कविता मरेगी नहीं। बहुत बहुत अभिनंदन भाई मास्टर महेंद्र। मेरी समझ में नहीं आती ये फोटो। मेरे फोटो तो क्या अपने बाल काट रहा होगा, लेकिन ये फोटोग्राफर देखिए बड़े अच्छे होते हैं। आप देखो शादी में सबसे पहले इनको बुलाया जाता है और ये दुल्हन को बिल्कुल अपने सामने बिठा लेते हैं और फिर कहेंगे दुल्हन से मेरी तरफ देख के मुस्कुराओ।
दूल्हे का बाबू कहेगा भाई फोटोग्राफर क्या कर रहा है तू इतनी देर से? बोले आप चुप रहो, मैं दुल्हन को सेट कर रहा हूँ। तो इतने कमाल के होते हैं। लेकिन इसलिए भी इनके लिए तालियां बजवाऊंगा कि ये हमारी कितनी यादों को सहेज के रखते हैं, कितनी एल्बम बना के, कभी वीडियो बना के हमारे घरों में रखते हैं ताकि हम अपना पुराना जो समय है वो देख सके। इनके लिए भी तालियां बनती है, बजवा दो। लेकिन कई बार बेइज्जती भी करवानी है। हाँ, वो एक बच्चा अपने मम्मी पापा की शादी के एल्बम उठा रहा है, उसने पहला पेज खोला, एकदम खुश हुआ, ने बोला मम्मी पहचान लिया, ये तो तुम बैठी हो, पर तुम्हारे पास ये लंबे लंबे बालों वाला आदमी कौन बैठा है? अब मम्मी बोली बेटा पहचाना नहीं? बोला नहीं, ये तुम्हारे पापा हैं। ने बोला ये ही मेरा पापा है, तो ये घर में गंदा सा आदमी कौन रहा है? तो समय के साथ ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो ये फोटोग्राफर कई बार ऐसा काम कर देते हैं। मेरा नाम मास्टर महेंद्र है और हरियाणा में मैं ईसा मास्टर जी का मास आए नहीं। चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में गए, सरदार जी मिलके पूछने लगे मुंडा तू क्या करता है? मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो तू नहीं लगता। मैं क्या लगता हूँ? नो बोला तू अधपका लगता है। कई बार वीडियो बनाई ऐसी हो जाती है सब। एक बार तो चमनप्राश की कंपनी वाले मेरे घर आ गए, कहने लगे मास्टर जी चमनप्राश की ऐड कर दो, हमारा चमनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे और हर एक चमनप्राश के डिब्बे पे चेप देंगे, नीचे लिख देंगे अगर चमनप्राश नहीं खाया तो इसे हो जाओगे। कंपनी का चमनप्राश खूब बिका, कंपनी बहुत अच्छी तरह चली। कंपनी ने खुश होकर 5 डिब्बे चमनप्राश मेरे को भी दिए। मैंने वो चमनप्राश दूध से लिया पर मुझे तो कोई असर नहीं हुआ। मैंने कंपनी को जब यह बात बताई तो कंपनी ने 50,000 रुपये मेरे को दिए। मुझको ये किस बात के हैं? बोले ये इस बात के हैं, किसी को भी ये मत कह देना तूने हमारी कंपनी का चमनप्राश खाया। देखिए 2-4 आदमी तालियां का सारा लोड ले रहे हैं। भाई तुम भी रान दो, अगर बजाओ तो खुल के बजाओ जैसे हरियाणा में बजती है। अच्छा मैं आपको सच्ची घटना, आपके यहाँ तोशाम है और बहुत सालों की बात होली, मैं तोशाम कवि सम्मेलन में आया था, एक स्कूल में प्रोग्राम था। सच्ची घटना, बिल्कुल सच्ची घटना सर। और बहुत बड़े बड़े कवि आए हुए थे, मैं भी उसमें आया हुआ था। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन, सब ने गजब का काव्य पाठ किया, पूरी पब्लिक हंस रही थी। लेकिन उड़े कति आगे बैठा एक आदमी ये न्यू कर रहा। पूरा कवि सम्मेलन खत्म होना हो गया पर वो पट्टा इसके अलावा उसने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मैं जब कविता पाठ करा तो वो आदमी जोर जोर से हंसा। मेरा घमंड हो गया कि असली कवि मैं ही हूँ। तो कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद मैंने प्रिंसिपल को बताई, मुझे देखो ये आदमी किसी से नहीं हंसा था, जब मेरा कविता पाठ होया ना जब हंसा यो। तो प्रिंसिपल ने 1 मिनट में घमंड तोड़ दिया। ने बोला जी एक बात बताऊँ? वो बताओ। ने बोला यो बेचारा तो गूंगा बह रहा है, तेरी शक्ल देख कर हंस लिया होगा। तो इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आचार्य जी को, महंत जी को प्रणाम करता हूँ। महंत जी बहुत बढ़िया स्टाइल में बैठे हो। हरियाणा का आदमी तो इसी चीज़ पे बैठे को जड़े लौट ना सके। प्रणाम करता हूँ आचार्य जी का। देखो इनका बर्दाश्त है, इसलिए ये सारे देश का जो है भाई, चाहे कवि चल रहे हो, चाहे राजनेता चल रहे हो, चाहे बच्चे पढ़ाई में चल रहे हो, चाहे खेल में चल रहे हो, किसी न किसी का आशीर्वाद जरूर है। लेकिन आशीर्वाद में मन नहीं सा लगे मेरे दौरा कमी रहेगी, इससे का नहीं है। देखो 2 जगह आदमी मोटा होता है, या तो जिम में जाओ या जिम में जाओ। जिम में किसी ने बढ़न नहीं दिया और जिम में किसी ने बुलाया नहीं, मैं ऐसा हो गया। क्योंकि मैं बताऊं एक बार CCRT में चला गया दिल्ली, वहाँ सारे देश के प्रदेशों के 4-4 मास्टर आए थे, हरियाणा से भी 4 मास्टर बुलाए गए थे। 4 मास्टर में DO साहब ने मेरे को भेज दिया, अब तू भी चला जा। तो वहाँ मीटिंग सी होती है, गेट टूगेदरिंग, एक दूसरे का परिचय लेते हैं। तो जब वो परिचय होया तो एक अरविंद पटेल आए हुए गुजरात से, बिल्कुल सच्ची घटना। गुजरात से अरविंद पटेल आए हुए पूछने लगे मास्टर जी आप कहाँ से आए? मैं बोला मैं हरियाणा तो आया हूँ। बोले यार मेरे मन में तो वहम था कि हरियाणा का आदमी तो बहुत हट्टा कट्टा मुच्छड़ सा पाओगा, आपको देख के तो ऐसा नहीं लगा। मैं बोला मैं हरियाणा में तेरा वहम तोड़ने के लिए पैदा होया हूँ।
1 महीना ट्रेनिंग पर है, पट्टे ना बात नहीं। ने बोला ये हरियाणा वाला जवाब पैसा दे। पीछे एक बार कलकत्ता कवि सम्मेलन में गया, मारवाड़ी सेठों ने बुलाया था। वो जब बैठे सेठ जी, हम पहुँचे तो एक दूसरे का परिचय पूछना, तो मेरा नंबर आया, भाई आप कहाँ से आए? मगर जी मेरा नाम मास्टर महेंद्र है और मैं हरियाणा से आया हूँ। बोले अच्छा हरियाणा से आया है, फिर हरियाणा से तो न्यू आ गया। मैं क्यों हरियाणा तो मोड़ बांध के आऊँगे? क्योंकि हरियाणा का आदमी अगर अपनी हाजिर जवाब भी नहीं दिखाओगा तो फिर वो हरियाणा का क्या होया? हम भले ही मरे गिरे हैं, लेकिन हम अपना जवाब तो हरियाणा वाला दे दें, बेशक तागले चाहे हमने कूट दो। क्योंकि मैं बताऊं आपने सच्ची बात, हरियाणा का आदमी इतना मस्त है। ताऊ सुबेरे सुबेरे ताई गल्ला लड़के चाल पड़ा। ताई ने बोली खड़े जा है, ने बोला तेरी गल लड़ाई तो होली रेल के नीचे कटूंगा, मरूंगा। ताई ने बोलेंगे ना? बोले हाँ। ने बोला यो कुर्ता पुराना पैर जाना ये कभी क्यों नाश करा है? तो साहब हमारे तो हर एक जगह मस्ती है। हरियाणा का आदमी हाजिर जवाब इसे जवाब दे है। वो ताऊ खड़िया दिल्ली में, हमारे हरियाणा का एक रिक्शा वाला आया बाजा बाजा, ने बोला ताऊ ये कुतुब मीनार किस ओर पड़ेगी? अब बुद्धड़े का सटाई ले अगले का चा। ने बोला कुतुब मीनार किस ओर पड़ेगी? ताऊ ने बोला रिक्शा वाले तू गेरना की गिनचाव है। तो ये हमारी मस्ती है साहब, जैसा सवाल आएगा वैसा ही जवाब आएगा। मैं कहता हूँ एक दिन तो मेरी पत्नी अखबार पढ़ रही, बड़ी खुश नजर आ रही। मैंने कहा इतनी प्रसन्नता की क्या बात है? बोले बहुत अच्छी खबर आई है। मुझे बता तो सही। बोली सरकार ने विधवा पेंशन 2000 कर दी। मुझे इसमें क्या अच्छी खबर है? बोली तेरा स्ट्रक्चर देख के मेरी तो महीने 2 महीने में हो जाएगी। प्रणाम करता हूँ। अरे एक बार सर के लिए तालियां बजाओ। हाँ, जब ये मेरे को आते ही मिले, मैंने तभी सेटिंग कर ली थी कि मेरे को उठा देना। हाँ नहीं अच्छा आदमी, एक बार सर सर नहीं भूले नहीं सर, बोलते नहीं तो मेरी माँ घूम के मेरे भूले आई थी माँ के आप ना डटा ना साहब कितना। हाँ सीधी बात तो यह है सर। एक बात बताऊं, आपको कोई बच्चा मिल जाए आपका पढ़ाया हुआ, भाई थोड़ी आवाज़ ठीक कर दे। हाँ थोड़ी सी कर दे, इन न समझ मैं सुना दूँ, कर ले सेटिंग। साउंड बहुत बढ़िया, इनकी थोड़ी तारीफ कर देना फिर ठीक करेंगे। इधर यो कुछ चल रहा है, छेड़ी जा 2-4 में तारीफ कर दे, साउंड बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ठीक कर दे, कमाल चलती है। तो सर मैं बताऊं, पत्नी बताई 2000 रुपये विधवा पेंशन कर दी। तेरा स्ट्रक्चर देख के महीने 2 महीने में मेरी तो हो ही जाएगी। ये वो महीने 2 महीने में मेरा ना बिगड़ा कुछ, मेरा हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में, और उन्हें जाकर मैंने घुमान ला गई। एक अधिकारी बोले कैसे आई है? बोली मेरी विधवा पेंशन करो। बोला जिसका हाथ पकड़ रही है कौन है? बोला ये मेरा पति है। बोले ये जीवित रहा। तो उस अधिकारी से बोली तुम्हें ये जीवित दिखाई देता है? एक अधिकारी के मुंह से गलती से निकल गया, बोले वैसे अध मरा है। नो बोली फिर आधी विधवा पेंशन कर, कभी भी निपटा सकती है। और सर मैं बताऊं, आपको कोई स्कूल का बच्चा मिल जाए तो अच्छी बात करेगा अगर आपका पढ़ाया हो। अभी पीछे में खातीवास पढ़ा के आया था शुरू में 94 से 98 तक। बस स्टैंड पर वो बच्चा मिल गया, पहचान लिया, आया मेरे पास, जी आप मास्टर महेंद्र हो ना हिंदी वाले? मैं कहा हाँ। बोला जी आप यूं जी हो। अब बताओ ना, तो लोगों को जब रिटायर हो गया ना हो गया उसकी बात पूछे, लेकिन आदमी ने इसी बात कही, भाई मैं क्या कहूँ मैं बेटा भगवान की कृपा है ना, तब तेरी ओर तो मेरी तेरा भी हो रही। ये सब गजब के बच्चों से कौन नहीं है इतने। तो मैं तो एक 7वीं क्लास में पढ़ा हूँ। ये जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक तनाव सा नहीं चल रहा था, तब की बात है। तो मैं बच्चों को बताने लग गया, भाई इसमें कोई बीवी है, इन्हें कम कर दे। नहीं है तो थोड़ी सी मुझे लग रही है, हाँ आवाज़ कम कर दे थोड़ी। हाँ साउंड बहुत बढ़िया है। नहीं अच्छा आप तालियां बजा सकते हैं।
कैमरे वाले के लिए बजवा दी थी, साउंड वाला रह गया था। हाँ इको है नहीं। तो सर मैं बता रहा था आदमी के साथ कुछ भी कहीं भी हो सकता है। राजो बहन जी ने पहली से 5वीं तक पढ़ाए। एक दिन मेरे को बस स्टैंड पे मिल गई, मैंने चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, बहन जी को बताया बहन जी मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आज आपको बहुत दिनों बाद जो है ना मिले हैं, तो आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। अब बहन जी ने मेरा स्ट्रक्चर देख के बोले यार तो पीढ़ी नहीं छोड़। मगर बहन जी क्या बात करती हो, मैं तो पीता ही नहीं। बोले तू दारू शराब वराब कुछ नहीं पीता? मगर कुछ भी नहीं पीता, मैंने तो आज तक इसको टच भी नहीं किया है। बोली नहीं पीता? मगर नहीं। बोली फिर तेरे से तो पीने वाले भी ठीक है। अब आदमी करे तो करे क्या? आदमी के साथ सिचुएशन ऐसी होती है। कई आदमी पूछ लेते हैं मास्टर जी कैसे हो, मैं कह दूँ अगर भाई साहब मैं ठीक हूँ, नु बोला जब तू ये ठीक है ना तो फिर सारा देश ठीक है। तो इसका मतलब मैं देश का बहुत काम आ रहा हूँ। इन शहीदों को प्रणाम करता हूँ। मैं भी देश पर कुर्बान होना चाहूँ था पर मेरा चेसिस अलाउ नहीं करता। हाँ अच्छा ये कई बार तो ऐसे होते हैं, मेरे को तो एक ट्रक वाला मिल गया, उसने लिखवा रखा ट्रक का आगे भी शहीदानु प्रणाम, पीछे भी लिखवा रखा शहीदानु प्रणाम। मैंने कहा भाई साहब आप तो बड़े देशभक्त हैं, आप तो इनको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्र, सुभाष चंद्र बोस सबको जानते होंगे। तो बोला ये कौन थे, मेरे को तो नहीं पता। राम का कमाल कर रहा था ना, ट्रक का आगे भी लिखवा रखा शहीदानु प्रणाम, तने पाछे भी लिखवा रखा शहीदानु प्रणाम, और तुम शहीदों को नहीं जानता, मान शहीदों को। बोला देखो जी माफ़ करना मैं उनको नहीं जानता। फिर मगर ये कौन से शहीद है? ने बोला ये वो शहीद है जो मेरे ट्रक के नीचे आकर मरा है। हाँ और मेरे को पीछे बोला बैक करती आनी मरा, उनका पीछे बोल रहा है आगे मरे उनका। तो ये कमाल क्या है, किसी को भी निपटा सकते, इनसे बच के रहें। ये सुनहरी लाल जी बड़े गजब के कवि सर, बड़े मैंने तो कहता हूँ एक मधुर आवाज़ के धनी, और एक ये मेरी शादी में मेरी गैल चले गए थे, इन कवि बनाया था मैं सबसे पहले। भाई साहब के समझ में आ गई। शादी का जिक्र करते एक आध आदमी ताली पीछे लाग जाए। हाँ देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है सर, कि शादीशुदा आदमी को हंसाना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर शादीशुदा आदमी हंस जाए तो आप मान लो कवि सम्मेलन सफल हो गया। हाँ कवारे ना हंसने की जरूरत क्या, वो तो कितने भी ही कर लेगा। तो शादी के वक्त मैं कवि बना था, मैं घोड़ी पे बैठ के दुल्हन के द्वार पे पहुंचा, ये मेरे साथी सारे गैल थे। अब दुल्हन उधर से माला लेके आई, मैं इधर से माला लेके गया। अब दुल्हन ने मेरे को देखा, मैंने दुल्हन को देखा, मैंने दुल्हन को देखते ही माला डाल दी, और माला डालते ही दुल्हन ने एक शेर कहा कि छैल छबीला गाभरू, सोना और होशियार, और इतना सुंदर पति मिला तेरी जय करता। अब हमने तो माला डाल दिया, अब दुल्हन माला न डाले। सुनहरी लाल जी बोले भाभी जी माला डालो ना, इन्होंने डाल दी। बोली मैंने इनके ऊपर एक शेर बोला है, जब तक मेरे ऊपर एक शेर नहीं कहेंगे मैं माला ना डालूं। अब ये सुनहरी लाल जी मेरे कहे मास्टर जी जल्दी शेर बना। मैंने शेर उस टाइम बनाना नहीं आता, लेकिन कोशिश करके मैंने बना दिया। और शेर क्या बनाया था, दुल्हन की तरफ देखकर कि हाथ में मेहंदी पाँव में मेहंदी, हाथ में मेहंदी पाँव में मेहंदी, और तूने मेहंदी खूब रचाई जी, हम तो तेरा बेटा बेटी तू हमारी माई जी। और इस तरह हुई थी ब्याह सगाई जी। हाँ क्योंकि हरियाणा मस्ती का प्रदेश है साहब। यहाँ तो कहीं भी आप ये देखिए कि वो ताऊ बस में बैठा था, वो कदर एक शायर बैठ गया आगे। अब शायर ने शायरी शुरू करी कि ये ज़मीन बेच दूँ, आसमान बेच दूँ, तेरे प्यार में सारा जान बेच दूँ। हरियाणा के ताऊ तो डटिया नहीं गया, वो शायर का गला पकड़ लिया। ने बोले यार जमीन आसमान तेरे बाप की है, अब यो सारा जान तेरे बाप का है, प्यार खुद करे और सारी जमीन आसमान और सब क्या बेचन लग रहा है, तेरे प्यार में घर की चीज़ तो कोई बिकी नहीं। तो शायर ने बोला तो साहब हम तो शेर ऐसे ही सुनाते हैं। ने बोला फिर मेरा शेर सुन, सारी घर की चीज़ बिकेगी। ने बोला अपनी भैंस बेच दूँ और अपनी गाय बेच दूँ और तेरे प्यार में पप्पू की माँ बेच दूँ। तो हमारे तो इतने मस्त आदमी हैं, कमाल करते हैं हमारे आदमी, दिमाग वाले होते हैं हरियाणा वाले।
एक आदमी रेल की पटड़ी पर कट के मर गया, उसका धड़ इधर पड़ा, उसका सिर परली तरफ पड़ा। भीड़ इकट्ठी हो गई, एक ताई आई, बोली हटो रे, मैंने देखने दो क्या हो गया। ने बोला एक आदमी रेल के नीचे कट गया। तो ताई ने बोली हटो मैंने देखने दो। पहले तो धड़ के पास खड़ी हुई, फिर वो 10 फुट दूर उनका सिर पड़ा था, वो सिर के पास खड़ी हुई और दोनों चीज देख के और भीड़ का नींबू करके ने बोली भाई बचना मुश्किल है। तो हमारे आदमी तो इतने गजब के होते हैं साहब। हरियाणा में ज्ञान की कमी नहीं होती, लेकिन हम बहुत जल्दबाजी कराएं। सच्ची बात तो ये है, एक ताऊ होक्का भरी बैठा, उसका दौरा बाजा बाजा एक छोरा आया। ने बोला ताऊ थारी भैंस बीमार हुई थी। ने बोला हाँ हुई थी। तो तुमने बताओ ने क्या दवाई दी थी। ने बोला दवाई क्या दी थी, देसी दारू में तम्बाकू घोल के पिया था। यह सुनते छोरा भाज गया एकदम, देसी दारू ले आया, तम्बाकू ले आया, बाल्टी में घोल के भैंस के 10-15 नाड़ दे दी। थोड़ी देर में भैंस का फार आ गया, पाँ पीट के मर गई भैंस। मरते छोरा उल्टा गया ताऊ दो रहा है। ने बोला ताऊ तने वाह के दवाई बताई थी, मारी भैंस तो मर गई। ताऊ ने बोला मारी कौन सी बच्ची थी। तो सब ये मस्ती का प्रदेश है, यहाँ खुल के हंसो। देखो हंसना, हंसना एक किस्म की ईश्वर की प्रार्थना करना है। भगवान ने देखो ये आदमी को दिया हंसने का, दिमाग तो दिया होगा जानवरों को और भी किसी को दिया होगा, लेकिन हंसने की कला केवल आदमी को दी है। और हंसी इसलिए भी अच्छी होती है कि जब हम हंसते हैं तो हमारे आधी टेंशन दूर हो जाती है। और हम सब यहाँ जिसलिए आए हैं, आप सबकी टेंशन दूर करने आए हैं और 1 साल की गारंटी लेके जाएंगे यहाँ से जाना। एक बार तालियां पीट दो। एक कवि सम्मेलन में सर मेरे लिए तालियां नहीं बजाई किसी ने। मैंने कही मको आगे एक ताऊ बैठा था, मको ताऊ तू ये बजा दे, मैं भी हरियाणा से कभी आया हूँ। ताऊ ने बोले भाई तेरी हम के बजावा, तेरी तो भगवान ने बजा रखी। तो आप भी वही सोच रहे हो भाई कि तो भगवान ने बजा रखे, बजाने की टाल रहे। ये मस्ती का है। अच्छा मैं बताऊँ, भारत और पाकिस्तान के बीच वो तनाव चल रहा था, उस समय मैं क्लास में पढ़ा रहा था। अब भाई भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, बिल्कुल सच्ची घटना सर। हाँ जो मैं बताऊँ वो सच्ची घटना मेरी साथ बीतती हुई है, और भी घनी ऐसी घटनाएं बीत रही है जिनमें मेरी बेइज्जती है, इसलिए मैं सुनाता हूँ नहीं है, लेकिन ये सच्ची घटना सुनो। मैंने बताया बच्चों को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। ये तनाव कभी भी लड़ाई में बदल जाएगा। जिस दिन ये तनाव लड़ाई में बदल गया, पाकिस्तान की तरफ चाइना खड़ा हो जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका आ जाएगा, उनकी तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, हमारी तरफ जापान आ जाएगा, और थोड़े दिन में वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। अब मैंने तो इतना ही कहा था, 7वीं क्लास की एक लड़की पीछे से खड़ी हुई, बोली सर ये बताओ जब वर्ल्ड वार छिड़ेगी तो स्कूल की छुट्टी पड़ेगी। तो सर हमारे तो बच्चे भी इतने ज्ञानवान हैं। आइए मैं कुछ आपको हरियाणवी कविताएं सुनाता हूँ जिनके लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। ओह देखिए, ये हमारे पास सिर्फ 2 रंगीन टीवी हैं, हाँ ईस्टमैन कलर के, बाकी सारे ब्लैक एंड वाइट हैं। और ये भागीरथ जी और ये पुष्प जी ने बहुत अच्छा वो कराया है। ये अच्छे बिजनेसमैन साबित हो सकते हैं। अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो दुकान पर 2 रंगीन टीवी धर के 15 ब्लैक एंड वाइट बेच जाए। तो इनके लिए तालियां बजा दो, भागीरथ जी के लिए और पुष्प जी के लिए। हाँ बड़ा अच्छा आपने संयोजन किया है। और जब आप हंसते हैं तो बताते हैं कि भाई ईश्वर की इबादत होती है, और जब ये कवि आपको हंसाते हैं तो कहते हैं ईश्वर इनके लिए इबादत करता है। ये बहुत बड़ी बात है। और सोम ठाकुर जी बैठे हैं, आदरणीय हमारे मनीषी जी, जिनके चरणों में बैठ के जिनका आशीर्वाद लेके हमने कविता पाठ शुरू किया था। एक बार हमारी बुजुर्ग संपत्ति है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि बाद में तो एक वो कवि सम्मेलन में मेरा फोटो मांग लिया,
और वो फोटो माला पहरे पहरे भेज दिया मैंने, और उन बड्डा बनवा के माला पहरे पहरे का फोटो लगा दिया। तो मैंने वो घर में जाके बैनर का फोटो दिखाया, मुझको देख कितना बढ़िया फोटो, सारे कविया मत है, कोई नहीं, सिर्फ मैं माला पहन रहा हूँ। तो लुगाई ने बोली तेरे मरा पाचे यो घर में लगा देंगे, माला का खर्चा बच जाएगा। तो ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाती है सर, कर देती हो, किसी को भी नहीं मिटा सकती है। लुगाई की तो आदत हो, इतने 24 घंटे में अपने आदमी की एक बार बेइज्जती ना कर ले, इतने रोटी नहीं पावा ना, मारे वाली तो जरूर करे। क्योंकि कई बार तो सर सच्ची बात है, देखो भगवान ने चांद सितारे बनाए, फिर भगवान आराम से सोया, फिर भगवान ने धरती ग्रह बनाए, फिर आराम से सोया, फिर धरती पर वनस्पति बनाई, आराम से सोया, फिर पहाड़ नदी झरने बनाए, फिर आराम से सोया, फिर ये जीव जंतु बनाए, आराम से सोया, फिर भगवान ने आदमी बनाया धरती पे, आदमी बनाने के बाद भी भगवान आराम से सोया, उसके बाद भगवान ने लुगाई बनाई, ना आप सोया ना आदमी छोड़ दिया। तो ये कमाल, इनको प्रणाम कर लिया करो भाई, सारी सत्ता की चाबी इनके हाथ में है। तो सर मैं आइए आपको जोड़ता हूँ, लंबी टीम है। मेरी पहली कविता है प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन के। वैसे शेर व शायरी में जब की है, मेरी मोहब्बत का सफ़र यूँ ख़त्म हुआ ज़माने में, वो ससुराल में चली गई मैं पागल खाने में। ये जो ओ हो कर है इनकी गल बीत रही है। हाँ, क्योंकि एक दिन मेरा लुगाई का झगड़ा हो गया, मैंने लुगाई पे एक दरिया खींच के हंस के हमारा था, मतलब ये भी बताइए ना शक है। तो वह रूस की कोई काम घर का नहीं करे, ना रोटी बनावे ना मेरे तो बोल रहा है। मैंने सोचा भैया तो चाड़ा हो गया, तो मैं उन्हें समझाने लग गया, देखो हमारे अध्यापकों ने बताया था कि थप्पड़ मारने का अधिकार उसी को होता है जो प्यार करता हो। मैंने तुम्हें थप्पड़ मार के ये भी तो जताया मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरा इतना ही कहना था, तो भाई ने मेरा 2 दिए। मगर ये क्या है, बोली तेरे से दुगना प्यार करती हूँ। हाँ, दांत काट रहे हो, ऐसा प्यार झेल के आए होगे। तो ये निपटा देती है सर, प्रणाम कर लिया करो एक आध बार, कोई बात नहीं। तो सर मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको। कविता का शीर्षक है प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। भाई लग गया रहे, लेकिन एक बात बताऊं, एक आदत चाय वाला ये बनाया करे, सारे देश नहीं बनाया करे। हाँ सर, हाँ कविता पढ़ दूँ भाई साहब, वहाँ से भी आदेश है, कविता पढ़ दे। ठीक है, चाय वाले को प्रणाम कर दिया है। कविता का शीर्षक है सर प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। आप शीर्षक याद रखिए, समझ में आएगी। कि एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तब प्रेम पत्र पकड़ा दिया। एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तब प्रेम पत्र पकड़ा दिया, और छोरी ने छोरा उड़े खड़ा खड़ा थपड़ा दिया। फिर वो प्रेम पत्र और वो छोरा जाके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया। अब तो पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया, पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मन मन मुस्काया। नुगले छोरी तने खाम खाई छोरे की घंटी ले रखी से, इस बेचारे ने तेरे तक फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी से। यह सुनते छोरा घबराया, उसके एकदम पसीना आया। नुगला जी तो और भी चाड़ा पाटेगा, ये मैंने हेडमास्टर काटेगा। तो ऐसा लागे से मेरा कार्ड आ लिया, जब फीस माफी की एप्लीकेशन या ले रही से, तो प्रेम पत्र हेडमास्टर तो रह जा लिया। हेडमास्टर ने भी जो मनाई कर दी, वो छोरे की घनी कुटाई कर दी। नुबला नालायक, तना खसना था किसी और गला खस लेता। स्कूल में घने मास्टर बहन जी से, अरे तू हेडमास्टर ने तो बख्श देता। यह सुनकर छोरा करके खड़ा हो गया, हेडमास्टर की बैत पकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोले ये पकड़ा है, मेरी बैत ने पकड़ा है। छोरा हाथ जोड़ के भी बोला, जी मैं इस कारण आपकी बैत कैसी पट रहा हूँ, प्रेम पत्र पर तो मैंने दुनिया ही पिटती देखी, आज मैं एप्लीकेशन पे पट रहा हूँ। मैं तो एप्लीकेशन पे पट रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन पे।